नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे इस सप्ताह की सियासत से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में मानसून सत्र बुलाने को लेकर 42 एजेंडों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई, जिनमें 5 एजेंडों को डेफर किया गया जबकि 37 एजेंडों को मंजूरी दी गई। चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की, जहां सभी मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह बैठक करीब 3 घंटे चली, जिसमें हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख पर मुहर लगी, जिसके तहत हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू हो सकता है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 42 एजेंडे थे, जिनमें से 5 को डेफर किया गया जबकि 37 को मंजूर किया गया, जिसके तहत किसानों को आपसी जमीन में अदला बदली करने में स्टाम्प ड्यूटी में राहत दी है। 42 एजेंडाज इसमें थे, जिसमें से 5 एजेंडाज तो ऐसे हैं जिनमें से या तो विड्रा किए गए या डेफर किए गए हैं। बाकी 37 एजेंडाज के ऊपर चर्चा करके उनको पारित कर दिया गया है। मुख्य रूप से जो एजेंडा है उसमें एक है किसानों के नाते से जो लोग अपनी ज़मीन को किसी भी दूसरे किसान के साथ अदला बदली करते हैं, इससे पहले उनको भी स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी 7% की, लेकिन वो स्टाम्प ड्यूटी अब ख़त्म कर दी गई है और केवल मात्र एक नॉमिनल 5,000 रुपया एक ट्रांजैक्शन के ऊपर उनको देना होगा, जिसको रजिस्ट्रेशन शुल्क है या स्टाम्प ड्यूटी का है, लेकिन सिर्फ 5,000 रुपये में वो ज़मीन की अपनी अदला बदली कर सकेंगे, जो पहले 7% होती थी, बहुत बड़ी राशि होती थी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कैबिनेट में लैंड बैंक बनाने की मंजूरी दी है। सरकार ने जो ज़मीनें अलग अलग विभागों के पास बची हुई रहती हैं कई बार और बहुत लंबे समय तक उनका उपयोग नहीं होता, कई बार छोटे पीसेज होते हैं, या कुछ लोग जो अपनी ज़मीन का उपयोग खेती के नाते स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, ज़मीनें उनके नाम हैं, छोड़ करके कहीं बाहर चले गए, दूसरे शहरों में रहने लग गए, या किसी और कारण से अपनी ज़मीन को बेचना चाहते हैं। खास करके डिस्ट्रेस सेल जब वो करते हैं, औने पौने दामों पर बेचते हैं, तो सरकार ने एक लैंड बैंक बनाने का विचार किया है कि लैंड बैंक के माध्यम से अगर वो सरकार को ई भूमि पर अपनी ज़मीन बेचना चाहेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट का तुरंत कोई योजना हो या ना हो, लेकिन अपने लैंड बैंक को मजबूत करने के लिए उनकी ज़मीनें ली जा सकती हैं। और ऐसे अलग अलग विभागों की जो अनयूज ज़मीनें हैं उन सबको इकट्ठा करके एक ही जगह लैंड बैंक में उसको लाया जाएगा। वो अलग अलग विभागों के नाम नहीं रहेंगी और जितने विभागों की ज़मीनें आज अलग अलग विभागों के नाम हैं उन सबको भी स्टेट गवर्नमेंट के नाम लाया जाएगा और उनको केवल उपयोग करता वो विभाग रहेगा जिसको उपयोग करेगा। जिस दिन उसका उपयोग समाप्त हो जाएगा वो ज़मीन वापस लैंड बैंक में आ जाएगी और किसी को विभाग की ज़रूरत होगी तो उसको दिया जाएगा। तो एक नया प्रावधान हमने लैंड बैंक का किया है। उन्होंने कहा कि टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी में अमेंडमेंट करके कैबिनेट की मंजूरी दी है, जिसके तहत नियमित टीचर्स को पहला विकल्प मिलेगा, बाद में गेस्ट टीचर्स को ऑप्शन रहेगा। जो गेस्ट टीचर्स हैं वो भी टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी में ऑनलाइन आ सकेंगे। पहले जो सामान्य टीचर्स हैं जो परमानेंट पोस्टिंग पर हैं उनकी ट्रांसफ़र होगी और उसके बाद अगले चरण में जो गेस्ट टीचर्स हैं वो भी जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं जो ऑप्शन भरेंगे उनको ऑप्शन के हिसाब से और उनको भी स्थान दिया जाएगा। और ख़ास करके जो निःशक्त ऐसे हमारे टीचर्स कुछ ऐसे शारीरिक दृष्टि से रहते हैं उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए छूट के। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि रेंटल पॉलिसी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है, टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसकी ओर से रेंटल हाउसिंग नीति इसको भी मंजूरी दी गई है कि जिसमें किफ़ायती रेंटल हाउसिंग स्कीमें खास करके जैसे विद्यार्थियों के लिए जो पीजीज होते हैं उनको मान्यता दी जाएगी। महिलाओं के लिए कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए जो आवास व्यवस्था
ये सुनिश्चित की जाएगी। जो वृद्धजन हैं उनकी हाउसिंग व्यवस्था, उनको भी सहायता दी जाएगी। जो मेडिकल एड जिन लोगों को चाहिए अस्पतालों के आसपास, ऐसी एक रेंटल व्यवस्था ये भी बनाई जाएगी। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की रेंटल पॉलिसी ये बनाई गई है ताकि लोगों को सुविधाजनक तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं वो बन सकें और उनको सुविधाएं उसमें हो सकें। हरियाणा में करीब 3.25 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। इसके अलावा अनुबंध पर भी कर्मचारी हैं। इसलिए कर्मचारियों को लेकर नया विभाग बनाने का फैसला किया है। विभाग का नाम ह्यूमन रिसोर्स रहेगा और ये कर्मचारियों के लिए बनेगा। लगभग 3.25 लाख एम्प्लॉइज इस समय रेगुलर हैं और कुछ आउटसोर्सिंग पर भी होते हैं, पार्ट 1 पर भी होते हैं, जो सीधे सीधे ऑन रोल गवर्नमेंट के उस पर रहते हैं। खाली पोस्टों पर नई भर्ती ये भी हमने करनी होती है। तो एम्प्लॉइज के नाते से अलग से एक विभाग ये हो ताकि ह्यूमन रिसोर्स इस नाते से उस डिपार्टमेंट का नाम होगा HR डिपार्टमेंट। एक नया डिपार्टमेंट बनाने की भी आज मंजूरी दे दी है ताकि एम्प्लॉइज की समय समय पर आने वाली जो कठिनाइयाँ उनकी वो हल हो सकें, उनके सर्विस रिकॉर्ड्स वो मेंटेन किया जा सकें, उनके ट्रांसफर्स ऑनलाइन वो भी इसी विभाग के अंतर्गत होंगे। अन्य जो भर्तियां हैं वो भी, सर्विस रूल्स वो भी इसी विभाग के द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग विभागों से जब किए जाते हैं तो उसमें एनोमलीज बहुत आ जाती हैं। तो वो एनोमलीज ना आए इसलिए एक ही विभाग सभी एम्प्लॉइज के सारे सिस्टम को डील करेगा। तो उसका नाम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HR विभाग ये रहेगा। वहीं हिसार एयरपोर्ट को महाराजा अग्रसेन के नाम पर किए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। हिसार हवाई अड्डे का नाम जैसा हमने घोषणा की थी, सब लोगों को मालूम है कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम से हिसार हवाई अड्डे का नाम रहेगा। आज उसको भी कैबिनेट की मंजूरी जो है वो मिल गई है। अभी चरण 1 का काम चल रहा है, उसके ऊपर पूरा हो चुका है और जो दूसरे चरण में 4000 फीट से इस हवाई पट्टी को 10,000 फीट तक बनाया जाएगा, ये उस पर काम चल रहा है और इसकी प्रगति निश्चित रूप से आगे होती रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाने का फैसला किया है, जिसके माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होगी। एक हमको बहुत शिकायतें ऐसी आती हैं कि सरकारी विभागों में, बोर्डों में, निगमों में, वैधानिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक विश्वविद्यालयों में जो हम आउटसोर्सिंग के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जितनी एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज के माध्यम से रखते रहे हैं। वहाँ कंपटीशन बहुत है, भ्रष्टाचार भी बहुत शिकायतें उसकी मिलती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों से पैसा लेकर के वहाँ आउटसोर्सिंग में रखा जाता रहा है। तो ऐसी सब समस्याओं का निदान करने के लिए एक योजना बनाई है कि एक सरकारी एजेंसी हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये बनाया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। ये फैसला कैबिनेट ने किया है कि अगला हमारा जो मानसून सेशन है, कैबिनेट ने तय किया है कि हम जो अपनी तरफ से रिकमेंड करेंगे, तिथि भेजेंगे, 20 अगस्त को सेशन शुरू किया जाए, ऐसा हम गवर्नर को आज पत्र लिखेंगे। तो गवर्नर साहब उसमें फिर मंजूरी दे करके आगे वो विधानसभा को लिखेंगे ताकि 20 अगस्त को सेशन बुलाया जा सके। सेशन की अवधि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसी में तय होगी कि कितने दिन का ये सेशन होगा। इसको मानसून सेशन इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है, उनको 6,000 रुपए की मदद करने का फैसला किया था। इन परिवारों को अलग अलग योजनाओं के लिए प्रीमियम राशि सरकार इसी 6,000 में से देगी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं अब आपको हम बताते हैं कि हरियाणा कैबिनेट में कौन कौन से अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। सरकार को जमीन बेच सकेंगे किसान। कृषि भूमि के आदान प्रदान पर स्टाम्प शुल्क में छूट। सरकारी विकास परियोजनाओं के लिए हो भूमि का उपयोग। कैबिनेट में लैंड बैंक बनाने को मिली मंजूरी। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी में किया गया संशोधन। अब गेस्ट टीचर्स का भी हो सकेगा ट्रांसफर। शिक्षा विभाग में निशक्त जनों को बड़ी राहत। रेंटल हाउसिंग स्कीम को भी दी गई मंजूरी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र पर चर्चा। 20 अगस्त से शुरू हो सकता है मॉनसून सत्र। हरियाणा राजस्व ग्रुप 20 सेवा नियमों में संशोधन।
हरियाणा फोरेंसिक साइंस ग्रुप बी सेवा नियम संशोधित। स्वास्थ्य विभाग ग्रुप सी के सेवा नियमों में संशोधन। हरियाणा किसान पासबुक नियम में संशोधन। MMPSY के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए SOP को मंजूरी। हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने की मंजूरी। कॉलेज कैडर ग्रुप सी सेवा नियम संशोधित। सुपवा कुलपति की पात्रता मानदंड में परिवर्तन। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण संशोधन अधिनियम प्रतिस्थापित करने को मंजूरी। हरियाणा अनिवार्य है विवाह पंजीकरण अधिनियम CRID को हस्तांतरित। हरियाणा मोटर वाहन नियमों में संशोधन को मंजूरी। परिवहन वाहनों के संचालन के लिए आयु में हुआ संशोधन। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। साथ ही देश और प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुरुष हॉकी टीम ने हरियाणा के दोनों खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ रुपए और ग्रुप बी की सीनियर कोच की नौकरी दी जाएगी। खेल के इतिहास में बहुत वर्षों के बाद आज जो हमने पुरुषों की हॉकी मैच में जो मैच जीतकर और कांस्य पदक हमारे नाम आया है, 41 साल के बाद ये आया है। तो इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को, देश की जनता को बहुत बधाई देता हूं और इन सब खिलाड़ियों के प्रति भी अपना जो आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने मजबूत एक इरादे से जिस प्रकार से ये खेल खेला और कांस्य पदक जीता है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस टीम में 2 हमारे खिलाड़ी हरियाणा के, जिनको कहना चाहिए सुरेंद्र कुमार हैं, सुपुत्र श्री मक्खन सिंह सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र के, और दूसरे खिलाड़ी हैं सुमित कुमार सुपुत्र श्री किताब सिंह गांव कुराड़ जिला सोनीपत। तो ये दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक जीतने पर जो हमारी खेल की नीति है, 2.5 करोड़ रुपया इनको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इसी प्रकार से दोनों खिलाड़ियों को क्लास 2 अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा, जिसमें खेल विभाग के अंदर सीनियर कोच इस नाते से इस खेल के बदले में, यानी एक प्रकार से अच्छे खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन देने के लिए ये सीनियर कोच की नौकरी ये निश्चित आते ही देंगे। वहीं टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रवि दहिया को बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि रवि दहिया अच्छा खेले। मैच में हार जीत खेल के 2 पहलू हैं। उन्होंने कहा कि रवि दहिया ने अपना बेस्ट किया। सीएम ने बताया कि रवि दहिया को हरियाणा सरकार क्लास A की नौकरी देगी। साथ ही 4 करोड़ रुपए की राशि इनाम के रूप में भी दी जाएगी। इसके साथ ही नाहरी गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाला इंडोर रेसलिंग स्टेडियम बनाया जाएगा। रवि दहिया ने जो अभी अपने फाइनल मैच को खेला है, बहुत ही बहादुरी से वो खेला है, लेकिन चूंकि दोनों जो खिलाड़ी थे उनका अपना मुकाबला था, उसके अंदर जीत तो नहीं पाए, लेकिन फिर भी रवि दहिया जिस हिम्मत से, बहादुरी से और जिस तरीके से खेला, उसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और उसको बधाई देता हूं कि आखिर हरियाणा के एक वीर सपूत ने और सिल्वर मेडल जो हमको मिला है, तो सिल्वर मेडल में खेल में ये हार जीत तो एक प्रकार का उसका एक हिस्सा होता है खेल का, लेकिन फिर भी अच्छे खेल खेलने के नाते से उसको जो सिल्वर मेडल मिला है उसको भी मैं बधाई देता हूं। वर्षों बाद इस प्रकार के खिलाड़ी जो आगे बढ़ते हैं, इनका एक अच्छा रोल रहता है। और अब ये चूंकि सिल्वर मेडल जीत करके आ रहा है, तो हरियाणा सरकार जो हमारी अपनी पॉलिसी है, क्लास 1 की नौकरी ये उनकी सुनिश्चित की गई है, तो क्लास 1 की नौकरी उनको दी जाएगी। और एक प्लॉट जहां भी हरियाणा में वो चाहें तो 50% की कंसेशन पर वो प्लॉट भी दिया जाएगा। तो क्लास हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ओलंपिक में रवि दहिया का मुकाबला देखा और इस दौरान रवि दहिया को रजत पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुश्ती में दीपक पुनिया भी बहुत अच्छे ढंग से खेले और उन्होंने भी अच्छे दाव लगाए, लेकिन जीत नहीं हो सकी।
उन्होंने कहा कि खेल में जीत और हार दोनों होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि जो ओलंपिक तक पहुंचा है उसके भी हम आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। उन्होंने कहा कि हमारे और भी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में पहुंचे हुए हैं जो अच्छी पोजीशन पर पहुंचे हैं, हमें उनसे उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से गए खिलाड़ियों में सबसे बड़ा कंटिंजेंट हरियाणा का है। खेल जगत में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारी सरकार खिलाड़ियों का हमेशा प्रोत्साहन करती है। उन्होंने बताया कि जो खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत कर लाएगा उसे 6 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। इसी तरह जो खिलाड़ी रजत पदक जीत कर लाएगा उसे 4 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को 2.5 करोड़ रुपए की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे विजेता खिलाड़ियों को नौकरी और प्लॉट देने का काम भी किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खुशी जाहिर की है। जनता टीवी से खास बातचीत में संदीप सिंह ने कहा है कि ओलंपिक में देश को 41 साल बाद बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मैच में रोमांच बना रहा। संदीप सिंह ने कहा है कि हॉकी टीम में 2 खिलाड़ी हमारे प्रदेश के हैं और सरकार इन दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी। मैं इस पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हॉकी का 40 साल बाद भारत का मेडल आया है हॉकी में और टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है। मेरे साथ हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह जो खुद हॉकी से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई, चूंकि आप जो है आपने हॉकी खेली है, आप ओलंपिक तक पहुंचे हैं। इस बार 40 साल बाद जो ये बड़ी उपलब्धि है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए 41 साल कहूँगा, क्योंकि 2021 चल रहा है और 1980 में ये पहला मेडल आया, लास्ट मेडल आया था हॉकी टीम का। और ये बड़ी ब्रेक, 41 साल की ब्रेक एक ऐसी ब्रेक है जो हॉकी टीम ने उसको तोड़ा है और अब पीछे देखने का टाइम नहीं, अब आगे ही देखना है और आगे और मेडल जीतने हैं। संदीप सिंह जी, आप लगातार जो है वो मैच देख रहे थे और आपने जो है वो एक जो है पहलू को देखा है। चूंकि आप हॉकी से जुड़े रहे, इसलिए आपकी और ज्यादा रुचि थी। ऐसे में आपको कहाँ जो है वो जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट लगी, किस तरह से इस बार ये फिनिश कर पाए? देखिए हॉकी टीम का मैं जब मैच देख रहा था आज, तो 1-0 से पहले वो पीछे पिछड़ रहे थे, फिर उसके बाद 1-1 ड्रॉ हुआ, फिर 2-1 से पिछड़ रहे थे, 3-1 से पिछड़ रहे थे, फिर 3-2, 3-3 ड्रॉ, देन 4-3, देन 5-3, देन 5-4 से फाइनल आखिरी सेकंड में भी जर्मनी को शॉर्ट कॉर्नर मिला, उसको भी श्रीजेश ने सेव किया। तो ये एक ऐसा मैच था कि आप 9 गोल हुए हैं। 9 गोल में कितनी हार्ट बीट बढ़ी होगी और कितनी हार्ट बीट लोगों की ने देखते हुए कि अब गोल ना हो जर्मनी का। क्योंकि इंडियन टीम की डिफेंस की मैं बात करूं तो बहुत अच्छी खेली है। अटैकिंग की बात करूं तो इतनी बड़ी मार्जिन 3-1 छोटा मार्जिन नहीं होता, वो भी जर्मनी जैसी टीम के साथ उसको ब्रेक करना, स्ट्राइकर की और शॉर्ट कॉर्नर की, सारे फ्लैंक जो है हमारे इंडिया के वो चले हैं और पूरा का पूरा श्रेय जिसको मैं कहता हूं कि पूरी टीम को और मैनेजमेंट को जाता है। इसमें आपके साथ के खिलाड़ी, यूं कहेंगे हरियाणा खिलाड़ी जो है वो शामिल थे, क्या उनसे बातचीत करेंगे? साथ ही हरियाणा की जो खेल नीति है, आपके नेतृत्व में जो खेल विभाग काम कर रहा है, उसको लेकर उनका सम्मान पूरा होगा आने पर? देखिए हमारे यहाँ से जो ब्रॉन्ज मेडल को पैसे हमने अनाउंस कर रखे हैं, वो 2 खिलाड़ी हैं, सुमित कुमार और सुरेंद्र। दोनों को, सुमित जी हैं वो सोनीपत से बिलोंग करते हैं और सुरेंद्र जी हैं जो कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इन दोनों के लिए हम जो ब्रॉन्ज मेडल की जो राशि है वो इनको मिलेगी और जो हमारी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी की जो जॉब्स हैं वो भी हम उनको ऑफर करेंगे, जिससे कि वो अपना हरियाणा के और मेडल जीत कर आए और आने वाले समय में अपने जैसे और भी सैकड़ों, अब जब तक खेलेंगे लेकिन खेलने के बाद अपने जैसे और सैकड़ों खिलाड़ियों को पैदा कर सकें। महिला हॉकी का मैच है सर, अब अगला क्या उम्मीद करते हैं? देखिए 9 खिलाड़ी हरियाणा के हैं उसमें, और हरियाणा के साथ साथ पूरी जो टीम है, इंडियन टीम, उसमें पोटेंशियल है मेडल जीतने का और वो जीतेगी भी। और मेरी पूरी दुआएं हैं, विश हैं कि जो कल 3rd 4th का जो मैच है ब्रॉन्ज मेडल के लिए वो जीतेंगे और एक और भारत के खाते में मेडल लेकर आएंगे। हमारे साथ हरियाणा के खेल मंत्री थे जिन्होंने कहा है कि जो हॉकी की मेल टीम जीती है उसको बधाई दिए, साथ ही जो महिला का मुकाबला है हॉकी का उसके लिए उनको शुभकामनाएं दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़। और अब बात करेंगे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की, जिनकी ओर से एक बड़ा बयान आज सामने आया, जिन्होंने कहा है कि 1ली से 5वीं तक के स्कूल बहुत जल्द खुल सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि इसके लिए हमें परिस्थितियों पर ध्यान देना होगा।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने गुरुवार को यमुनानगर में कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की स्थिति नियंत्रण में रहती है तो अगस्त महीने में ही पहली से 5वीं तक की क्लास के स्कूल खोले जा सकते हैं। देखिए, अभी हम इस पे विचार कर रहे हैं। अभी जो हमने 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल रहे हैं पूरी तरीके से स्थापित हो जाए, ठीक से सारा सिस्टम हो जाए, तो उसके बाद हम जल्दी इस पे विचार करेंगे। और आने वाले टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इसी प्रकार से कोरोना पे कंट्रोल रहा तो निश्चित तौर से अगस्त मास में स्कूल खोल देंगे। वहीं पीजीटी लेक्चरर को डिस्चार्ज करने के मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा में 137 संस्कृति मॉडल स्कूलों के 1179 पीजीटी लेक्चरर को इसलिए डिस्चार्ज किया गया क्योंकि इन पदों पर उनके 5 साल पूरे हो गए थे और उन्हें ट्रांसफर ड्राइव में शामिल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में टीचर्स की कमी नहीं रहेगी, नए टीचर्स की भर्ती की जा रही है। वो उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन 5 साल के बाद इस प्रकार का था कि उनको ड्राइव में शामिल होना, तो उसके अनुसार ही वो किया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। और अगर टीचरों की कमी कोई नहीं होगी इसमें, टीचर वहाँ फिर भी उसके बाद पूरे होंगे, हम इंटरव्यू ले रहे हैं और नए टीचरों की नियुक्ति कराने लगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा के कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां बिल्डिंग पुरानी है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है कि जो स्कूल असुरक्षित बिल्डिंग में चल रहे हैं उनकी जानकारी लें और प्राथमिकता के आधार पर बिल्डिंग बनाई जाए। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां बिल्डिंग बहुत पुरानी है। ज्यादातर हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्कूल है, बिल्डिंग बहुत अच्छी, सारा कुछ ठीक ठाक से है। लेकिन अगर कहीं इस प्रकार की है, हमने इस प्रकार से डीओ को भी कहा है कि वो हमें इस प्रकार की जानकारी दे। अगर कहीं कोई बिल्डिंग इस प्रकार से असुरक्षित घोषित की गई है तो निश्चित तौर से वहाँ प्राथमिकता के आधार पर स्कूल बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे। इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में खिलाड़ियों को जितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, उतनी किसी अन्य प्रदेश में नहीं दी जा रही और ओलंपिक में जाने से पहले खिलाड़ियों को 5 लाख की राशि दी गई थी ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। खिलाड़ियों को जितनी सुविधाएं हरियाणा दे रहा है तो कोई भी प्रदेश दे नहीं रहा है। सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को सुविधाएं हम दे रहे और खिलाड़ियों ने हरियाणा का नाम चमकाने में कोई कोर कसर नहीं रखी। जितना नाम उन्होंने चमकाया हरियाणा का, पूरे देश में सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो हैं हमारे हैं। और अब की बार ओलंपिक में भी हमारे सबसे ज्यादा खिलाड़ी गए और वैसे भी हमारा जो मान सम्मान प्रदेश का बढ़ाया खिलाड़ियों ने बहुत ही वो है और हमारा पूरा ध्यान है खिलाड़ियों में। और आने वाले टाइम में अगर और भी कोई जरूरत होगी तो और भी सुविधाएं देंगे। अब की बार हमने ओलंपिक से पहले 5 लाख रुपए उनको इसलिए दिए कि वो अपने खेल के सुधार के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए 5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं ताकि उनके ऊपर कोई बोझ ना पड़े। कई बार जब ज़्यादा तैयारी करनी होती है तो कुछ ज़्यादा खर्चे भी करने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से कोई हमारा खिलाड़ी पीछे ना रहे, उसके लिए हमने 5 लाख रुपए उनको एडवांस में इस बात के लिए दिए भी थे। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि 6 अगस्त को उनके हलके जगाधरी में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ शामिल होंगे। हमने एक कार्यक्रम रखा कि 15 अगस्त से पहले हमने हर हलके अनुसार हमने तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम कराया। उसमें वो वहाँ के लोगों की इच्छा है कि वो अगर हमारे जैसे एक हलके में 3 मंडल होते हैं, वो मंडल अनुसार भी कर सकते हैं। और अगर इकट्ठा करना तो वो सारे लोग इकट्ठा भी कर सकते हैं, वो ट्रैक्टर पे भी कर सकते हैं, मोटरसाइकिल पे भी कर सकते हैं, पैदल भी कर सकते हैं, जैसा उनका मन करे तो उस प्रकार से निर्णय लेके, लेकिन इस प्रकार का एक कार्यक्रम वहाँ पे करें, इस प्रकार का पार्टी की तरफ से आह्वान है। तो हमने भी वो कार्यक्रम रखा है और हमने सारा का सारा हल्के का एक कार्यक्रम रखा है जिसमें हम प्रताप नगर खिजराबाद जो है तो वहाँ से हम चलेंगे और फिर छछरौली से जो और लोग हैं वो शामिल होंगे और फिर जगाधरी से लोग उसमें शामिल होंगे और पूरे इलाके में एक इस प्रकार का राउंड लगा के भारत माता की जय और इस प्रकार से एक अच्छा मतलब एक उत्साह वाला माहौल बने 15 अगस्त में, उसके लिए कार्यक्रम है। वहीं उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का मकसद है कि लोगों में देशभक्ति की भावना बनी रहे, इसलिए प्रदेश भर में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट। तो आपने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सुना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि स्कूल खोलने पर, यानी कि क्योंकि आपको याद होगा कि 1 से 5वीं तक के जो स्कूल हैं वो अभी भी बंद हैं, अब उनको लेकर सरकार विचार कर रही है कि अगर इसी तरीके से स्थिति सामान्य आने वाले समय में भी रहती है तो सरकार इन स्कूलों को खोलने पर भी विचार कर सकती है। 1 से 5वीं तक के स्कूलों को बहुत जल्द खोला जा सकता है। उम्मीद ये की जा रही है कि इसी महीने यानी कि
अगस्त के इसी महीने में इन स्कूलों को खोला जाए ताकि जो बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई है वो ज़्यादा प्रभावित ना हो, और इसीलिए सरकार इस पर विचार कर रही है। लेकिन सरकार फूंक फूंक कर कोई भी कदम लेना चाहती है, कोई भी कदम उठाना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामलों में अब एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर खासतौर पर केरल में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि वहां भी अब कोरोना के जो मामले हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम कुल मिलाकर देश के आंकड़ों की बात करें तो पहले की तुलना में आंकड़ों में मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि हरियाणा सरकार किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, और सरकार चाहती है कि तमाम परिस्थितियों को देखते हुए फैसला किया जाए और उसके बाद ही 1 से 5वीं तक के इन स्कूलों को खोला जाए। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए जनता टीवी।